हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण माधव प्रसाद शिक्षा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के चैनल में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम नेशनल इनकम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट्स। या नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में बहुत लोगों की अलग अलग बातें रहती हैं। इसको क्लैरिटी से हम कैसे समझे यह नॉर्मल रेजिडेंट एग्जैक्टली है क्या, इसको आज हम बड़े ही क्लियर कट के माध्यम से, मैप के माध्यम से मैं अच्छी तरह इसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि एग्जैक्टली नॉर्मल रेजिडेंस होता क्या है। नॉर्मल रेजिडेंस का वैसे हम डेफिनेशन के रूप में अगर हम देखें तो लिखते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन ए कंट्री फॉर ए पीरियड more than 1 year and whose center of economic interest lies in that country। कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी देश का सामान्य निवासी उसे कहा जाता है जो किसी भी देश में 1 साल से अधिक रह रहा हो और उसका जो आर्थिक हित है उसी देश में हो। आर्थिक हित उसी देश में अर्थ हुआ कि उसी देश में प्रोडक्शन, उसी देश में इनकम का जनरेट और उसी देश में एक्सपेंडिचर किया जा रहा हो, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा हो। तो ये सारे जिस देश में किया जाता है उसको कहते हैं आर्थिक हित। इसीलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंस है क्या। तो सिंपल सा मैंने क्या कहा कि नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री इज एन इंस्टीट्यूशन, इज ए पर्सन हु रिसाइड्स इन ए कंट्री मोर देन 1 year and whose economic interest lies in the same country is known as a normal resident। उसी को हम नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं, सामान्य निवासी कहते हैं, जो किसी भी देश में 1 साल से अधिक रह रहा हो और उसके आर्थिक हित भी उसी देश में निहित हो, तो वह क्या होगा, उस देश का सामान्य निवासी होगा। इसकी 2 बातें इसमें है, इसकी 2 कंडीशन होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए। नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए जो 2 नॉर्मल रेजिडेंट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेजिडेंट्स में 2 तथ्य आता है। एक तथ्य क्या होता है कि रिसाइड्स मोर देन 1 year, रिसाइड्स मोर देन 1 year। कम से कम पहला कंडीशन यह है कि वह उस देश का निवासी तभी होगा जब उस देश में 1 साल से वो अधिक रह रहा है। दूसरा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द सेम कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द सेम कंट्री, अर्थात उसी कंट्री में उसकी आर्थिक हित हो, अर्थात उसी देश से वो कमाता हो, उस देश में 1 साल से अधिक रह रहा हो और उसी देश से वो कमाई कर रहा हो। उदाहरण के रूप में, जैसे मैं भारत का हूं और मैं अमेरिका चला जाता हूं और मैं अमेरिका में 1 साल से अधिक रह रहा हूं और वहीं से अर्थ उपार्जन भी कर रहा हूं, वहीं से इनकम जनरेट भी कर रहा हूं, तब मैं वहां का क्या होऊंगा, सामान्य निवासी कहलाऊंगा, भले ही मैं उस देश का सिटीजन हूं या सिटीजन नहीं हूं। उस देश का सिटीजन हूं या सिटीजन नहीं हूं, तब भी हम वहां का क्या कहलाएंगे, हम सामान्य निवासी कहलाएंगे। हालांकि सिटीजन कहां के हम हैं, इंडिया के सिटीजन है, लेकिन हम सामान्य निवासी कहां के हो गए, कहां के, हम अमेरिका के सामान्य निवासी हो गए, क्योंकि वहां हम 1 साल से अधिक रह रहे हैं और हम आर्थिक उपार्जन भी वहीं से कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से कोई भी व्यक्ति इंडिया में आता है और वह यहाँ पर, जो कोई फॉरेनर्स है इंडिया में आता है और इंडिया में 1 साल से अधिक रह रहा है, आर्थिक उपार्जन भी वह इंडिया में ही कर रहा है, तो वह फॉरेनर्स इंडिया का सामान्य निवासी माना जाएगा। इसमें क्या है, व्यक्ति है या इंस्टीट्यूशंस है, ये सब के सब क्या कहलाएगा, एक सामान्य निवासी के रूप में माना जाएगा। अब इसे हम
मैप के जरिए आपको हम बताते हैं कि कैसे हम सामान्य निवासी को हम कैसे हम इसको बेहतर ढंग से कैसे हम बेहतर ढंग से इसको समझ पाए कि रेजिडेंस कौन होता है, क्योंकि इसी के बेस पर आप ये पता लगा सकते हैं कि किसे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करें या किसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करें। जब तक सामान्य निवासी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि किसे डोमेस्टिक इनकम में रखा जाए और किसे डोमेस्टिक इनकम में नहीं रखा जाए और किसे हम नेशनल इनकम में हम कंसीडर करें। क्योंकि नेशनल इनकम का जब भी हम डिफाइन करते हैं तो उसके बारे में हम यही कहते हैं कि नेशनल इनकम इज द अर्न इनकम बाय द टोटल इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। यानी रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री के जरिए जो टोटल इनकम जनरेट होता है अकाउंटिंग ईयर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। किसी भी कंट्री का जो नेशनल इनकम जो इंडिकेट करते हैं क्या है कि उस देश के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर में जितना इनकम जनरेट होता है वह उस देश का नेशनल इनकम के नाम से जाना जाता है। जैसे अब यहां पर आपको हम बता रहे हैं, जैसे ये इंडिया हमारा एक पॉलिटिकल बाउंड्री, ये इंडिया हमारा एक देश है, एक नेशन है। इस इंडिया में रेजिडेंट्स, इंडियन रेजिडेंट्स कौन कौन से होंगे, इंडियन रेजिडेंट्स कौन कौन से होंगे, तो हमें इसमें क्या है कि इंडियन रेजिडेंट्स में वो सिटीजन हो या सिटीजन ना हो, लेकिन जिसकी आर्थिक हित उसी देश में हो और 1 साल से अधिक रह रहा हो तो वह उस देश का सामान्य निवासी माना जाता है। हम यहां पर देख रहे हैं कि इंडिया में रहने वाले जो इंडियन सिटीजन है, इंडिया में जो रहने वाले इंडियन सिटीजन है वह 1 साल से अधिक यहां रह भी रहा है और यहां का सिटीजन भी है और उसकी आर्थिक हित भी यही है। यानी 1 साल से अधिक यहां रह भी रहा है और इसकी आर्थिक हित यही है, इसीलिए इंडियन सिटीजन जो ये 2 कंडीशन फुलफिल किया, इसलिए नॉर्मल रेजिडेंट्स ये इंडिया के कहलाएंगे। ठीक उसी तरीके से कोई फॉरेनर्स आया हमारे यहाँ, जैसे फॉरेनर बैंक है, फॉरेनर इंस्टीट्यूशंस है या फॉरेनर व्यक्ति है, कोई हमारे यहाँ इंडिया में आया, क्या आया, इंडिया में आओ और 1 साल से अधिक यहाँ पर वो रह रहा है हमारे इंडिया में, तो वह इंडिया का रेजिडेंस कहलाएगा। अर्थात इंडिया का रेजिडेंस ये भी हो गया, इंडिया का रेजिडेंस ये भी हो गया। अब प्रश्न ये उठता है, जो व्यक्ति इंडिया में फॉरेनर्स है लेकिन 1 साल से कम साल के लिए रहा है, तो वह इस देश का रेजिडेंस नहीं होगा, वह इस देश का नॉन रेजिडेंस कहलाएगा। वह उस देश का क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंस होगा। अर्थात इंडिया का रेजिडेंस कौन कौन सा हुआ, इंडियन सिटीजन और जो फॉरेनर्स है जो हमारे यहाँ 1 साल से अधिक रह रहा है वो, और तीसरा व्यक्ति वह होगा जो इंडियंस फॉरेन में 1 साल से कम वर्षों तक रह रहा है। जो इंडियंस फॉरेन में 1 साल से कम वर्षों तक रह रहा है वह भी हमारी कंट्री का रेजिडेंस कहलाएगा। अर्थात हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कौन कौन से हो जाएंगे, इंडियन सिटीजन, फॉरेनर मोर देन 1 ईयर रहने वाले, और इंडियन इन फॉरेन जो फॉरेन में रह रहे हैं, जो 1 साल से कम फॉरेन में रह रहे हैं वो। तो 1 साल से कम जो फॉरेन में रह रहे हैं वह, 1 साल से अधिक जो इंडिया में रह रहे हैं जो फॉरेनर वह, और इंडिया में जो रह रहे हैं इंडियन सिटीजन, यह तीनों जो कहलाएगा ये नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द इंडिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। अर्थात ये इंडियन सिटीजन, फॉरेनर्स मोर देन 1 ईयर हु लिव्स हियर एंड इंडियंस हु लिव इन फॉरेन लेस देन 1 ईयर, यह तीनों व्यक्ति जो है यह इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस के रूप में कंसीडर किया जाए। ठीक उसी तरह से जब हम फॉरेन की बात करते हैं तो फॉरेनर का जो रेजिडेंस होगा, फॉरेनर्स का जो रेजिडेंस की बात करें तो फॉरेन में देखिए यहां पर जो फॉरेनर सिटीजन है ये इंडिया है,
इंडिया के बाहर फॉरेन है, दूसरे देश है, तो फॉरेन का जो सिटीजन है वो फॉरेनर रेजिडेंस हो जाएगा। फॉरेन में जो इंडियन गया है 1 साल से अधिक वो फॉरेन का रेजिडेंस हो जाएगा, राइट। जो 1 साल से अधिक जो इंडिया में है वह भी क्या कहलाएगा, मोर देन 1 ईयर है, ये क्या कहलाएगा उसका रेजिडेंस के, ये वहां का रेजिडेंस हो गया। इसी तरीके से तो ये जो फॉरेन का रेजिडेंस हो गया, फॉरेनर रेजिडेंस हो गया, और ये हो गया इंडियन रेजिडेंस। तो इंडियन रेजिडेंस में क्या क्या चीज हो गया, इंडियन सिटीजन, फॉरेनर मोर देन 1 ईयर, और इंडियन जो फॉरेन में रह रहा है 1 साल से अधिक, ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया का हो गया, राइट। अब जब आप देखते होंगे जब डोमेस्टिक इनकम की बात होती है, डोमेस्टिक इनकम जब हम निकालते हैं तो डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, फैक्टर इनकम। उसमें हम क्या लिखते हैं, डोमेस्टिक इनकम जब भी हम निकालते हैं तो उसमें लिखते हैं रेजिडेंस इनकम और नॉन रेजिडेंस इनकम दोनों। फैक्टर इनकम ऑफ रेजिडेंस प्लस फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंस, यह दोनों इनकम ये हमारा डोमेस्टिक इनकम बनता है। यानी यहां देखिए रेजिडेंस ये इनकम किसका हो गया, इंडिया का रेजिडेंस का इनकम हो गया, और ये क्या हो गया, एनआर इंडिया का नॉन रेजिडेंस इनकम हो गया। तो ये इनकम अगर हम जोड़ देते हैं यह बन जाता है डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, है ना। डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया क्या होगा, फैक्टर इनकम ऑफ रेजिडेंस ऑफ इंडिया, फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, यह दोनों मिलकर के क्या बन गया आपका डोमेस्टिक इनकम। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम नॉर्मल रेजिडेंस की बात करते हैं तो समझ में आ गया हो गया कि जो रेजिडेंस है इंडियन सिटीजन, फॉरेन मोर देन 1 ईयर, और इंडियन फॉरेन लेस देन 1 ईयर, ये मिल करके क्या होता है उस कंट्री का रेजिडेंस के रूप में जाना जाता है। और जो फॉरेनर्स हमारे यहां हमारी कंट्री में 1 साल से कम वर्षों के लिए रहता है उसको हम नॉन रेजिडेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम नॉन रेजिडेंट्स के नाम से जानते हैं। कंपनी हो या व्यक्ति हो तो 1 साल से कम तो नॉन रेजिडेंस हो गया, राइट। अब जब हमें आपने देखा सेम कैटेगरी है, जैसे फॉरेन सिटीजन है तो फॉरेनर रेजिडेंस हो जाएगा। उसी तरीके से कोई भी इंडियंस मोर देन 1 ईयर हो गया तो इसमें क्या आ जाएगा, ये रेजिडेंस के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये रेजिडेंस के रूप में आएगा। इसका नॉन रेजिडेंस कौन सा होगा, इसका जो नॉन रेजिडेंस, जिस तरह से इसका जो नॉन रेजिडेंस हो गया कोई भी फॉरेनर, इसी तरह जो इंडियंस है, कोई इंडियंस है जो लेस देन 1 ईयर है, ये इसके लिए नॉन रेजिडेंस बन जाएगा। किसके लिए, फॉरेनर्स के लिए। क्या बन जाएगा, फॉरेनर के लिए नॉन रेजिडेंस बन जाएगा, राइट ना। तो जब कभी हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका जो इंडियंस है, जो नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडियन है, इसका हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके इनकम में से इसके इनकम को माइनस कर देते हैं। यानी इसके द्वारा जो इनकम हमने रिसीव किया, इसके द्वारा जो इनकम इंडिया ने रिसीव किया और इसके द्वारा जो फॉरेनर ने जो रिसीव किया, इस दोनों इनकम को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आगे हम पढ़ाएंगे इसको विशेष, जब नेशनल इनकम का कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, उस नेशनल इनकम के कंसेप्ट में इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। इसके अलावा क्या क्या चीज इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, जरा हमें ध्यान देने वाली थी। कोई फॉरेन टूरिस्ट है,
कोई विदेशी हमारे यहाँ आता है टूरिस्ट टूर करने के लिए, तो वह 1 साल से कम वर्षों के लिए आता है, इसलिए उसको भी हम क्या मानते हैं, उसको हम अपने नॉर्मल रेजिडेंस में इसको शामिल नहीं करते हैं। इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इसको भी हम नॉर्मल रेजिडेंस में शामिल नहीं करते हैं। कोई भी इंप्लाई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर एज रेजिडेंट्स, मान लिया कि IMF या वर्ल्ड बैंक एक वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी ब्रांच इंडिया में है और इंडियंस वहां काम कर रहा है, तो वह इंडियंस, भले वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इंडियंस वहां पर काम कर रहा है, वह इंडियंस इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस के रूप में कंसीडर किया जाएगा। अर्थात हमने क्या कहा, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड एज रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। जहां का वो बिलोंग करता है, वहां वो अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है तो वह व्यक्ति उस कंट्री का रेजिडेंट्स माना जाएगा। इसी तरह का अगर बॉर्डर वर्कर्स है, मान लीजिए बॉर्डर वर्कर्स में नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, इंडियंस डेली काम करने नेपाल जाता है और वहां से अर्जित करके अपने घर पर आ जाता है इंडिया में। तो ऐसे कंडीशंस में क्योंकि वो सिटीजन है, साथ साथ वो इंटरेस्ट जो लाई कर रहा है वो इंडिया में इंटरेस्ट उसकी लाई हो रही है, मतलब 1 साल से अधिक वो अर्जित का 1 साल से अधिक वो इंडिया में ही रह रहा है बॉर्डर पर होने के बावजूद भी, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं भी है। हालांकि वहां से केवल अर्जित कर पैसा वहां से अर्जित करता, पैसा कमा करके लाता है और कमा करके लाकर फिर इंडिया में चलाता है। तो बॉर्डर पर जो रहने वाला जो व्यक्ति है वह उसी देश का सामान्य निवासी कहलाएगा जिस देश का वो सिटीजन है। जिस देश का वो सिटीजन है उसी देश का वो सामान्य निवासी कहलाएगा जो भी बॉर्डर पर काम कर रहा है। तो इस तरीके से इसीलिए इसको जो है बॉर्डर वर्कर्स को जो जहां का वहीं पर इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम जब हम नॉर्मल रेजिडेंस की हम कंसीडर करते हैं, तो हमने नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में हमने देख लिया कि नॉर्मल रेजिडेंस किसी भी कंट्री का उसे कहा गया है जो किसी भी देश में 1 साल से अधिक रह रहा हो और उसके आर्थिक हित भी अगर उसी देश में है तो वह उस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा, वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। मेरे विचार से आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जितना मैं इसको बहुत ही डिटेल से और हम मैप के माध्यम से इन चीज़ों को समझाया है, तो ये अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में रख करके आप रख सकते हैं और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। यहीं पर अपना मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।